हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ जय नाइक एंड वेलकम बैक टू जय नाइक टॉक्स। कांग्रेस पतन की ओर जा रहा है और इस निधन को मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं शांतता पूर्वक सहायता करूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 1905 में लॉर्ड कर्जन ने कहा था। यह स्टेटमेंट उनकी सोची समझी थी, क्योंकि उस समय पे कांग्रेस ये कोई पॉलिटिकल पार्टी या सिर्फ संगठन नहीं था। कांग्रेस था आम आदमी का विश्वास। कांग्रेस वो आशा की किरण थी जो लग रहा था कि आजादी का सवेरा लेकर आएगी। तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के बारे में ऐसा स्टेटमेंट करना। लेकिन आज भारत आजाद है और अंग्रेज भी चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का इस तरीके से पतन होना ये लाजमी नहीं है। लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई भविष्यवाणी 120 साल बाद सच होती नजर आ रही। आजादी के बाद 17 जनरल इलेक्शन में से 7 में पूर्ण बहुमत और 3 में सहयोगी पार्टियों के साथ सरकार बनने वाली यही कांग्रेस की आज की जो कंडीशन है वो इतनी खराब है कि एक समय पे 400 से ज्यादा लोकसभा की सीटें जीतने वाली कांग्रेस 2014 में 44 और आज 50 सीटों पे आके रुक गई है। आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस की सरकार बनना तो बहुत दूर की और नामुमकिन बात है, लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है कि 2024 में कांग्रेस अपोजिशन पार्टी के रूप में रहेगी या नहीं। जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश पे 50 साल से ऊपर राज किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के आजादी के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया, जिस कांग्रेस पार्टी का इस देश के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा प्ले रोल रहा, उस कांग्रेस पार्टी की आज ऐसी हालत क्यों? कुछ लोगों का यह कहना है कि ये कांग्रेस जो है ये वो कांग्रेस नहीं है जो 1885 में बनी थी, ये कोई और ही कांग्रेस है। इन सारी चीजों पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कांग्रेस की ये हालत क्यों है और आम नागरिकों को ये जानना जरूरी क्यों है, ये गंभीरता से लेना जरूरी क्यों है कि कांग्रेस का पतन जिस तरीके से हो रहा है ये देश के डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं। जानेंगे ये सारी बातें इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कांग्रेस को समझने के लिए हमें कांग्रेस के 2 काल को समझना होगा, एक बिफोर इंडिपेंडेंस और दूसरा आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि कांग्रेस के यही जो समय है बिफोर और आफ्टर इंडिपेंडेंस के, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस जो बिफोर इंडिपेंडेंस हुआ करता था वो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, उस कांग्रेस का पॉलिटिकल पार्टी या संगठन से कई कद ऊंचा था। तो जानने के लिए थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में पीछे जाना होगा। कांग्रेस के स्थापना की कहानी शुरू होती है 1857 के स्वातंत्र संग्राम से, स्वातंत्र समर से, जो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ सैनिकों और जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा किया गया विद्रोह है। उसके बाद जो है अंग्रेज सरकार हड़बड़ा उठी, क्योंकि उन्हें ये चीज अफोर्डेबल नहीं थी कि फिर से कोई ऐसा एक नेशनल संगठन हो जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। इसी के चलते 1883 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने पूरे देश का दौरा किया और 1883 में नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम से एक सेशन बुलाया जिसमें सारे देश के लोग आए। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन ये चीज अंग्रेजों को पसंद नहीं आई। अंग्रेजों को ये चीज जो है रास नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसी कोई संगठन हो तो उस पर अंग्रेजों का या ब्रिटिश का एक कमांड या कंट्रोल होना चाहिए। इसी के चलते 1885 में लॉर्ड डफरिन और एलन व्यूम ने ऐसी एक रचना बनाई और उन्होंने ऐसे ही कुछ इंटेलेक्चुअल्स के साथ जो मिलकर है एक संगठन बनाने की प्लानिंग की। जो भी इस संगठन में रहेंगे वो अपनी मांग जो है वो चिट्ठियों द्वारा हमें मांगेंगे। कोई भी इस तरीके का जो 1857 में हुआ था उस तरीके का कोई भी संग्राम या कोई विद्रोह नहीं होगा और हम भी इन सारे लोगों पे कंट्रोल रख पाएंगे। और इसी के चलते आगे 1885 दिसंबर 28 को कांग्रेस की स्थापना हुई मुंबई में। व्योमेश चंद्र बैनर्जी ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने और एलन व्यूम जो है वो पहले सेक्रेटरी। शुरुआती सालों में मतलब 1885 के बाद 1907 तक कांग्रेस में नरम दल का प्रभाव रहा। नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी जैसे संयमी और इंटेलेक्चुअल्स लोग थे जो ब्रिटिश सरकार के अंदर ही स्वशासन की मांग कर रहे थे और चिट्ठियों द्वारा, लेटर्स द्वारा अपनी मांग पूरी कर रहे थे। बाद में 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ, उसके बाद भी कांग्रेस द्वारा सिर्फ चिट्ठियां और लेटर्स ही भेजे जा रहे थे। यह चीज कांग्रेस के कुछ लोगों को पसंद नहीं है और धीरे धीरे जो ये नरम दल था उनका प्रभाव कांग्रेस से कम हुआ और लोकमान्य तिलक जो है वो सामने आए।
इनको ही गरम दल कहा जाता है। लोकमान्य गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये लाल बाल पाल की जोड़ी जो है, इन्होंने कांग्रेस का रवैया चेंज कर दिया। कांग्रेस अटैकिंग बन गई और 1907 के बाद कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग करना शुरू कर दी। इसी युग को, जो 1907 से लेकर 1915 तक था, इसे तिलक युग कहा गया, जिस युग में कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से अटैकिंग थी, ब्रिटिश सरकार पे अटैक करती थी और पूर्ण स्वराज की मांग करती थी। 1915 के बाद कांग्रेस का स्वरूप जो है वो पूरी तरीके से बदल गया। 1885 से लेके 1915 तक जो कांग्रेस थी, ये इंटेलेक्चुअल्स लोगों की थी, ये बैरिस्टर लोगों की थी। यहाँ पे पत्रकार हुआ करते थे, बुद्धिजीवी लोग हुआ करते थे, आम लोगों की पार्टी नहीं थी। यहाँ पे सारे बड़े लोग हुआ करते थे। लेकिन 1915 के बाद जब महात्मा गांधी ने कांग्रेस का हैंड ओवर अपने तरफ लिया और कांग्रेस पे उनका प्रभाव शुरू हुआ, उसके बाद ये कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी या संगठन न रहते हुए पूरे देश में एक जन आंदोलन बन गया। ये आम लोगों की पार्टी बन गई। हर किसान, गांव के मजदूर से लेके बड़े उद्योगपतियों तक सभी लोग कांग्रेस के प्रवाह में शामिल हो गए। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता भी कांग्रेस में शामिल होने लगे और इसी युग को, जो 1947 भारत स्वतंत्र होने तक था, इसी युग को, कांग्रेस के युग को गांधी युग भी कहा गया। 1947 में बाद में भारत आजाद हुआ। जिस तरीके का योगदान कांग्रेस का देश की आजादी में था और सारे नेता कांग्रेस में ही शामिल थे, तो पूरे देशवासियों को कांग्रेस मतलब ही भारत, ये भावना जो है अपने मन में उन्होंने बना ली। 1951 में फिर आम इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन हुए और पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार में आई और जवाहरलाल नेहरू जो है वो कांग्रेस पार्टी के और भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस जो है वो प्योर पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी थी। लेकिन फिर भी जवाहरलाल नेहरू जब तक थे, कांग्रेस में पुराने विचार और पुराने विचारधारा कायम थी। जवाहरलाल नेहरू वन मैन शो थे। जवाहरलाल नेहरू की पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी थी, ना ही सिर्फ केंद्र में, हर स्टेट में जवाहरलाल नेहरू या कांग्रेस की ही सरकार बना करती थी। बाद में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस में इंटरनल पॉलिटिक्स ने एंटर किया। 1962 में चाइना से हार के बाद कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद थे वो जवाहरलाल नेहरू ने के कामराज को सौंप दिया था। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद मोरारजी देसाई इंटरेस्टेड है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, लेकिन कामराज ने उस समय पे एक पॉलिटिक्स करते हुए जो एक्सपीरियंस मोरारजी देसाई थे उनको बाजू में रखते हुए नॉन एक्सपीरियंस, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज नहीं था, जो किसी भी गठबाजी से नहीं आते थे, ऐसे लाल बहादुर शास्त्री को देश के प्रधानमंत्री का पद दे दिया। 2 साल बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर से कांग्रेस में जो इंटरनल पॉलिटिक्स शुरू हुई, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। फिर सारे एक्सपीरियंस लीडर को साइड में रखते हुए फिर से कामराज ने इंदिरा गांधी को जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया और ये प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ना ही सिर्फ कांग्रेस में लेकिन पूरे देश के हिस्ट्री को बदल के रख दिया। इंदिरा गांधी ना ही सिर्फ कांग्रेस की बल्कि देश की पहली प्रधानमंत्री बनी। और हम सब जानते हैं इंदिरा गांधी के स्वभाव के बारे में। इसी सख्त स्वभाव और स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर की वजह से 1968 में कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया। फिर कांग्रेस में 2 ग्रुप बने। एक था कांग्रेस ओ, जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें के कामराज, मोरारजी देसाई, जो पुराने लोग थे, जो जवाहरलाल नेहरू के साथ में चले आ रहे थे, वो लोग थे। और दूसरा ग्रुप बना कांग्रेस आर, जिसमें इंदिरा गांधी का वर्चस्व था। बाद में इंदिरा गांधी ने अपने पावर के चलते सारे एमपीज को अपने साथ में ले लिया और ये जो कांग्रेस ओ, जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरी तरीके से वहां पे खत्म हो गया। अब टेक्निकली अगर देखा जाए, जो लोगों का सवाल है कि 1885 में जो कांग्रेस बनी थी वो कांग्रेस ये कांग्रेस रही नहीं, तो इसका जवाब है हाँ। क्योंकि जो कांग्रेस 1885 में बनी थी, जिस कांग्रेस में देश में आजादी के लिए काम किया था, जिस कांग्रेस में आम लोगों का विश्वास था, जिस कांग्रेस में आम लोग काम करते थे, जिस कांग्रेस में मजदूर भी थे और सारे लोग थे, वो कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही थी। ये कांग्रेस जो है वो कांग्रेस बन गई थी जो इंदिरा गांधी ने बनाई थी 1968 में, जिसका नाम था कांग्रेस आर। और ये कांग्रेस जो सारे देश का था, वो धीरे धीरे फिर आगे जाके एक परिवार के हाथ में चलता गया। इंदिरा गांधी के बाद भले ही अध्यक्ष बनते गए, लेकिन इस कांग्रेस पे पूरी तरीके से वर्चस्व जो है वो गांधी परिवार का ही था। इंदिरा गांधी के बाद संजय गांधी, संजय गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी।
ये 1968 से चली आ रही कांग्रेस आए, जो आज भले ही आईएनसी कह के कहलाती हो, लेकिन इस पे पूरी तरीके से वर्चस्व पिछले कई सालों से सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार का ही रहा है। लेकिन फिर भी 1969 के बाद हम 2 बार का सरकार अगर छोड़ दे जो अटल बिहारी वाजपेयी की थी, फिर भी 2013 तक कांग्रेस की ही सरकार इस देश में बनी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज कांग्रेस को ये दिन देखना पड़ रहा है, कांग्रेस की इतनी बुरी हालत है? इसके 2 रीजन है। एक रीजन लैक ऑफ लीडरशिप, मतलब इनके पास कोई लीडर नहीं है, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसपे भारतवासी जो है वो भरोसा कर पाए। और दूसरा नेपोटिज्म। पिछले 25 सालों से सोनिया गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान थी। सोनिया गांधी को भारत के लोग जो एज ए लीडर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और रही बात राहुल गांधी के, राहुल गांधी को जिस तरीके से कांग्रेस ने पिछले 20 सालों से प्रोमोट किया है, बार बार कांग्रेस के हर प्रोग्राम में, हर रैली में, हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को प्रमोट किया गया है। लेकिन राहुल गांधी को भी देश की जनता एज ए लीडर एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, और एज ए पीएम तो राहुल गांधी खुद को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। राहुल गांधी को कांग्रेस के द्वारा इतना ज्यादा प्रमोट किया गया है कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा ही नहीं है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप बीजेपी के नेताओं के नाम बताएं, तो आप बताना शुरू करोगे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके नाम आप कंटिन्यूअसली गिनते जाओगे। लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं कि आप कांग्रेस की किसी नेताओं के नाम बताओ, तो आपके मुंह में आएगा सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। इसका मतलब कांग्रेस जो है असफल रही है लीडरशिप क्रिएट करने के लिए। कांग्रेस में ऐसा कोई लीडर ही नहीं बचा है जो विकल्प दिखे राहुल गांधी को, क्योंकि राहुल गांधी को भारत की जनता इंक्लूडिंग मी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती एज अ प्राइम मिनिस्टर। कांग्रेस को अभी लीडरशिप पे ध्यान देना चाहिए। अब वीडियो के कंक्लूजन पे आते हैं कि क्यों हमें कांग्रेस का पतन गंभीरता से लेना जरूरी है। आने वाले 10-15 सालों तक मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कोई पार्टी हरा पाएगी। तो इसका मतलब 15 सालों तक तो बीजेपी की ही सरकार इस देश में बननी है। अब देश में डेमोक्रेसी बचाना है या देश को डेवलप कराने के लिए जरूरी जितनी सरकार होती है उतना ही जरूरी होता है स्ट्रांग अपोजिशन। और स्ट्रांग अपोजिशन के लिए कोई भी पार्टी आज के समय पे सक्षम नहीं नजर आ रही है। बाकी पार्टियों कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का संगठन है, शहर के गलियों से लेकर गांव के गलियों तक, उस तरीके का संगठन बनाना बाकी पार्टियों को आज के समय के लिए नामुमकिन है। कांग्रेस को अब बदलना होगा। 25 साल बाद मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन ये सिर्फ नाम के लिए ही अध्यक्ष ना बने। कांग्रेस पे पूरा वर्चस्व फिर से गांधी परिवार का हो और ये सिर्फ नाम के लिए अध्यक्ष बने रहे, ये चीज नहीं होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान खुद मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरे कांग्रेस पार्टी को रखना है। कांग्रेस देश के हर व्यक्ति की पार्टी है। कांग्रेस के बनने में गांव, जिला और राज्य का सबका योगदान है। कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी क्योंकि भारत के हर एक व्यक्ति का विश्वास कांग्रेस था। फिर से आप कांग्रेस को वो विश्वास बनना होगा। ये पूरा भारत कांग्रेस का परिवार है। ये कांग्रेस जो किसी एक परिवार के पास जाना ठीक नहीं होगा। इस कांग्रेस को परिवारवाद और परिवार के तानाशाह से बाहर निकलना होगा। इस देश को जरूरत है स्ट्रॉन्ग विपक्ष की, वो कांग्रेस को बनना होगा। वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस बचाओ, देश बचाओ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने कहने की कोशिश की है वो आप लोगों को मैं समझा पाया हूं। आपकी अगर कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया इस कॉन्फिडेंस के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।